चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 12 की इकाई 8 है और इसका नाम है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इसमें हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे जिसमें मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में जानेंगे। चैप्टर 9 में खाद्य उत्पाद में वृद्धि की कार्यनीति के बारे में जानेंगे। उसके बाद चैप्टर 10 में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान प्रकृति विज्ञान की सबसे परिपक्व औपचारिक विद्या है और जीव विज्ञान की तुलना में भौतिक तथा रसायन विज्ञान में प्रगति काफ़ी तीव्र से हुई। हमारी रोजाना की जिंदगी में जीवन विज्ञान की अपेक्षा भौतिक तथा रसायन विज्ञान के उपयोग की स्पष्टता कहीं अधिक है। यद्यपि 20वीं तथा 21वीं शताब्दी के बीसवीं शताब्दी ने मानव के अग्रिम कल्याण के लिए विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अथवा कृषि में जीव विज्ञान के ज्ञान की उपयोगिता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है और प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक तथा संश्लेषित पादप व्युत्पन्न औषधि और निषेचक आदि की खोज ने एक ओर से चिकित्सीय व्यवसाय तथा दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। और इन वर्षों में मानव के जीवन संभावना ने नाटकीय परिवर्तन लाए हैं और मानव समुदाय में कृषि, खाद्य संसाधन तथा निदान शास्त्र ने सामाजिक संस्कृति परिवर्तन उत्पन्न कर दिए हैं। इस इकाई के निम्न 3 अध्यायों में इसी का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। ये वैज्ञानिक है MS स्वामीनाथन है। इनका जन्म अगस्त 1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था और उनका जन्म कुंभकोणम में हुआ था और उसके बाद मोनकाम्बू सांबा शिवन स्वामीनाथन ने मद्रास विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान से स्नातक तथा स्नातकोत्तर की उपाधि ग्रहण की और इन्होंने भारतवर्ष तथा विदेशों में स्थित कई स्थानों में अलग अलग हैसियत से कार्य किया तथा पादप प्रजनन तथा आनुवंशिकी में अपनी सुविज्ञता का विकास किया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था यानी IARI में स्थित कोशिकानुवंशिकी तथा विकिरण अनुसंधान स्कूल ने इनको एवं इनके सहयोगियों को अल्पकालिक उच्च पादप प्रदान करने वाली धान की किस्मों जिसमें सुगंधित बासमती भी शामिल थे उसको विकसित करने में काफ़ी सहायता की और अपने क्रॉप्स फेटिटेरिया शस्य कार्यक्रम तथा आनुवांशिक रूप से उपज तथा गुणवत्ता में सुधार किया इन्होंने और इससे संबंधी साधारण विकास करने वाले वैज्ञानिक रूप में भी जाने जाने लगी। उसके बाद स्वामीनाथन ने नॉर्मैन वालगॉन के साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया और जिसके के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष में गेहूं की मैक्सिकम किस्मों के प्रवेश में चरमोत्कर्ष हरित क्रांति आई और इनके इस कार्यों को अत्यधिक मान्यता एवं सराहना मिली और ये लैब टू लैंड कार्यक्रम के तथा खाद्य सुरक्षा और कई अन्य पर्यावरणीय कार्यक्रम के आरंभिक रहे हैं और इन्हें राजकीय सम्मान पद्मभूषण तथा कई उत्कृष्ट संसाधनों से प्रतिष्ठित पूर्ण पुरस्कार मिले और मेडल तथा फेलोशिप मिलने का गौरव प्राप्त हुआ इनको। चैप्टर 8 देखें मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में देखें। इससे मानव में सामान्य रोग के बारे में जानेंगे, प्रतिरक्षा के बारे में, एड्स के बारे में, कैंसर, उसके बाद ड्रग और अल्कोहल के प्रभाव के बारे में जानेंगे। लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया है जिसके देह की कुल तरल यानी ह्यूमर का संतुलन बना रहता था और प्राचीन यूनानवासियों जैसे कि हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दावा करते हैं, जिससे माना जाता है कि काले पीत यानी ब्लैक वाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी विचारधारा था और विलियम हार्वे द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण की खोज और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पीत वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान सामान्य दर्शाने से स्वास्थ्य के अच्छे तरल की परिकल्पना यानी हाइपोमिथिस को गलत सिद्ध कर दिया और कुछ वर्षों बाद जैविकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरल सिस्टम
और अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है और इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। निस्संदेह स्वास्थ्य निम्नलिखित इन बातों से प्रभावित होते हैं। अनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर वे अपूर्णताएं हैं जिन जो लेकर बच्चा जन्मता है और वे अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशागत रूप में मिलता है। उसके बाद संक्रमण है और हमारी जीवन शैली जिसमें जो खाना हम खाते हैं और पानी हम पीते हैं, जो विश्राम हम शरीर को देते हैं और जो व्यायाम हम करते हैं, जो स्वास्थ्य हमारे भीतर है और जिनको हमारे लिए हमें में कमी है और आदि को दर्शाता है, इसमें सब शामिल है। और हम सभी स्वस्थ शब्द का प्रयोग ढलने से करते हैं और इसका क्या परिभाषा है। स्वस्थ का अर्थ मात्र रोग और अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थ नहीं है, इससे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे अधिक सक्षम होते हैं और अधिक सक्षम होते हैं और इससे उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता करती है। और उसके बाद स्वास्थ्य से लोगों का आयु काल बढ़ता है और शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में भी कमी होती है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है और रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रमण रोगों के प्रति टीकाकरण यानी प्रतिरक्षीकरण और अपशिष्टों यानी वेस्ट का समुचित निपटान, रोगवाहकों का नियंत्रण एवं खाने और पानी के संसाधनों का स्वस्थ रख रखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमें रोग हो गया है। और रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक समूहों में बांटा जा सकता है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचारित हो सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग बहुत आम है और हम सब कभी ना कभी इसके शिकार हुए हैं। कुछ संक्रामक रोग जैसे कि एड्स है, ये घातक होते हैं और असंक्रामक रोग में कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण है। नशीले पदार्थों यानी ड्रग्स और अल्कोहल का कुप्रयोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मानव में सामान्य रोग के बारे में देखें। अनेक जीव जिसमें जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, कवक यानी फंजाई, प्रोटोजोआन कृमि यानी हेलमिंथ आदि शामिल है। मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोग कारक जीवाणु जो रोगजनक यानी पैथोजन कहलाते हैं और इसलिए अधिकांश परजीवी यानी पैरासाइट रोगजनक हैं और क्योंकि ये परपोषी के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति या हानि पहुंचाते हैं। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं और एवं अपनी संख्या में वृद्धि कर हमारी सामान्य अत्यावश्यक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं। फलस्वरूप आकृतिक यानी मार्फोलॉजिकल और प्रक्रियात्मक क्षति होती है। रोगजनकों के लिए आवश्यक है कि वे परपोषी के भीतर वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर लें। उदाहरण के लिए जो रोगजनक आंत्र में प्रवेश करते हैं उनमें आमाशय के निम्न पीएच में जीवित रहने और विभिन्न पाचक एंजाइमों का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। और रोगजनक जीवों में भिन्न भिन्न वर्गों के कुछ निरूपकों और इनसे होने वाले रोगों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे और उन रोगों के प्रति निरोधक और नियंत्रण उपायों के बारे में भी संक्षेप से बताएंगे। और देखते हैं फिर सल्मोनेला टाइफाइड एक रोगजनक जीवाणु है जिससे मानव में टाइफाइड ज्वर होता है और यह रोगजनक आमतौर से संदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाते हैं और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। इस रोग के कुछ सामान्य लक्षण हैं। लगातार उच्च ज्वर, कम से कम 39 डिग्री से 40 डिग्री बुखार रहेगा सेंटीमीटर, और उसके बाद कमजोरी होगी, आमाशय में पीड़ा होगी, कब्ज होगा, दर्द और भूख न लगना होगा। गंभीर मामलों में आंत्र में
छेद और मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से हो सकती है। और आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला मेरी मैलान यानी उपनाम टाइफाइड मेरी का है, और जिसका यहाँ उल्लेख करना सटीक है। वह पेशे से रसोइया थी और जो खाना वह बनाती थी, और उसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलती रही। और उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे इसके जैसे जीवाणु मानव में न्यूमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं, और इस रोग में फुफ्फुस यानी लंग्स के वायुकोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं, और संक्रमण के फलस्वरूप वायुकोष्ठों में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। ज्वर, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द आदि न्यूमोनिया के लक्षण हैं। गंभीर मामलों में ओठ और हाथ की उंगलियों के खूनों का रंग धूसर से लेकर नीला तक हो जाते हैं, और स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बूंदकों यानी ड्रॉपलेट्स अथवा एयरोसॉल्स सांस द्वारा अंदर लेने या संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से भी हो सकता है। मानव में होने वाले कुछ अन्य जीवाणुवीय रोग अतिसार, पेचिश है यानी डायसेंट्री है, प्लेग है, और उसके बाद डिप्थीरिया आदि है। बहुत से विषाणु भी मनुष्य के रोग का कारण होते हैं। विषाणु का ऐसा ही एक समूह नशा विषाणु यानी राइनोवायरस का है, जो मानव में सबसे ज्यादा संक्रामक रोग सामान्य जुकाम फैलाता है। अब ये नाक और श्वास पथ को संक्रमित करते हैं, लेकिन फेफड़ों को नहीं। सामान्य जुकाम के अतिलक्षण है जैसे नासीय संकुलता यानी नेजल कंजेशन और अश्राव, कंठदाह, और उसके बाद स्वर रुद्धता अर्थात फटी आवाज और खांसी, सिर दर्द, थकाव आदि, जो प्राय 3 से 7 दिन तक रहते हैं। और संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले बिंदुक जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं, अथवा पेन, किताबें, प्यालों, दरवाजे की मूठों, कंप्यूटरों के कीबोर्ड या माउथ जैसे संदूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आता है तो उससे भी संक्रमण हो जाता है। मानव में कुछ रोग प्रोटोजोआ से भी हो जाता है। आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा, एक ऐसा रोग जिससे मनुष्य कई सालों तक लड़ता आ रहा है। और उसके बाद प्लेज्मोडियम नामक एक बहुत सी छोटा सा प्रोटोजोन इस रोग के लिए उत्तरदायी है। प्लेज्मोडिया के विभिन्न जातियां विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी है, और इनमें से प्लेज्मोडियम पेल्सिफेरम द्वारा होने वाला दुर्दम यानी मेलिग्नेंट सबसे गंभीर है, और यह घातक भी हो सकता है। आइए देखते हैं प्लेज्मोडियम के जीव चक्र एक निगाह डालते हैं, और यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद जब संक्रमित मादा एनोफिलीज मानव को काटती है तो प्लेज्मोडियम जीवाणुओं के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं, और जीवाणु संक्रामक रूप है, और प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, और फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर संक्रमण करते हैं, जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती है। और लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक अविषालु यानी टॉक्सिक पदार्थ हेमोजोहिन निकलता है, और जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी है। जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और उनके आगे का परिवर्धन वहां होता है। ये परजीवी मच्छर में बहुत संख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं, और उसके बाद जीवाणु बन जाते हैं, और जो उनकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। जब यह मच्छर किसी मानव को काटता है तो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, और इस प्रकार ऊपर वर्णित घटना प्रारंभ हो जाते हैं। और यह दिलचस्प बात है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर 2 पोषियों की जरूरत पड़ती है।
और मादा एनोफेलिज रोगवाहक अर्थात रोग का संचरण करने वाली भी है। और मानव भी वृहद आंत्र में पाए जाने वाले एंड अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोन परजीवी में अमीबिता या अमीबीय अतिसार होता है। और कोष्ठबद्धता यानी कब्ज, उदैरीय पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक संश्लेषण और रक्त के थकने वाला मल इस रोग के लक्षण है। घरेलू मक्खियाँ इस रोग की शारीरिक वाहक है और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थ तक ले जाकर इन्हें संदूषित कर देती है। मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेय जल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं। सामान्य गोलकृमि, एस्कासिक और फाइलेरिया क्रीम, बेचेरेरिया कुछ ऐसे कृमि हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक है। और आंत्र परजीवी एस्कैरिसिस्ता यानी एस्कैरिसिस नामक रोग होता है। और आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, रक्तता और आंत्र का अवरोध इस रोग के लक्षण हैं। और इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पौधे आदि को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण संदूषित पानी, शाक सब्जियां और फलों आदि के सेवन से हो जाता है। उसके बाद बुचेरिया ऐसे फाइलेरियाई कृमि हैं जिसके कारण अंगों में प्रायः अर्धपाद की लसिका वाहिका यानी लिम्फेटिक वेसल्स में धीरे धीरे बढ़ने वाली दीर्घकालिका शोथ हो जाता है। और ये कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं। और यह रोग हाथी पाव या एनोसलिप्ड अथवा फाइलेरिया कहलाता है। और उसके बाद जननीय अंग भी अक्सर इस रोग से प्रभावित होते हैं और इसी वजह से बड़ी भारी विरूपता आ जाती है। और रोगवाहक मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचारित हो जाते हैं। उसके बाद माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन आदि वंश यानी जेनरा के अनेक कवक दाद के लिए उत्तरदायी हैं। और यह संक्रमण रोग मनुष्य में बहुत ही सामान्य है। शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून और शिरोबल्ब यानी स्कैल्प पर सूखी सल की स्केल लीजन यानी विक्षतियाँ इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। और इन विक्षतियों में तेज खुजली होती है और ऊर्जा और ऊष्मा और नमी इन कवकों को त्वचा के फोल्ड यानी बलों जैसे कि ग्रोइन अथवा पाद गुंडलियों के बीच पनपने से मदद करती है। और दाद आमतौर पर मिट्टी से या संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, कपड़े या कंघे तक का प्रयोग करने से हो सकता है। और अनेक संक्रमण रोगों के निरोध और नियंत्रण के लिए व्यक्तियों तथा जन स्वास्थ्यता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वास्थ्यता से शरीर को साफ रखना, पीने के लिए साफ पानी, खाना, शाक सब्जी, फल आदि का सेवन शामिल है। जब स्वास्थ्य में अपशिष्ट पदार्थ और मूल मूत्र उत्सर्जन का समुचित निपटान, जलाशयों, कुंडों और मल कुंडों यानी सेल पुल्स और तालाबों की समय समय पर सफाई और विश्रमण तथा जन खान पान प्रबंधन में स्वच्छता के मानक का पालन करना है। और ये उपाय विशेष रूप से वहाँ अनिवार्य हैं जहाँ संक्रामक रोग खाद्य पदार्थ और पानी के द्वारा संचारित होते हैं, जैसे कि टाइफाइड, अमीबता और उसके बाद एस्कैरिसिस्ता और निमोनिया और सामान्य जुकाम जैसे कि वायुवाहित यानी एयरबॉर्न रोगों के मामले में ऊपर बताए गए उपायों के अलावा संक्रमित व्यक्तियों के या उनके सामान्य के निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए। और कीट रोगवाहकों के द्वारा संचारित होने वाले मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय रोगवाहकों और उनके प्रजनन की जगहों का नियंत्रण या उन्हें खत्म कर देना है। और यह लक्ष्य आवासीय लक्षण है और इसके आसपास पानी को जमा नहीं होने देना है। और घरेलू शीतल यंत्र यानी कूलर की विनियमित सफाई, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर के डिम्बकुर यानी लार्वा को खाने वाली गंबोजिया जैसे मछलियाँ डालने, खाई हो, जल निकाल
घासों क्षेत्रों और अनुप यानी दलदलों आदि में कीटनाशकों के छिड़काव से जा सकता है और इसके अलावा दरवाजा और खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना घुस सके। और भारतवर्ष में बहुत से भागों में हाल ही में रोगवाहक वाहित यानी एडीज मच्छर, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों का व्यापक रूप से फैलने के संदर्भ में ऐसे उपाय और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। जीव विज्ञान में हुई प्रगति से हमें अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं और टीका यानी वैक्सीन का उपयोग और प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम से चेचक जैसे जानलेवा रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर लिया गया है। वैक्सीन के इस्तेमाल से पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनस जैसे अनेक संक्रमण रोगों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। और जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आप 12वें अध्याय और इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे। उसके बाद नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने के कारगर पर हैं और प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक एवं अन्य दूसरी औषधियों की खोज ने भी संक्रामक रोग के प्रभावी ढंग से उपचार करने में हमें सक्षम बनाया है। प्रतिरक्षा के बारे में देखें तो हमें हर रोग बड़ी संख्या में संक्रामक कारकों का सामना करना पड़ा, परंतु इनमें से कुछ ही रोग के शिकार बनते हैं। क्यों? और इसका कारण यह है कि हमारा शरीर अधिकांश बाह्य कारकों से अपनी रक्षा कर लेता है और परपोषी की रोग कारक जीवों में लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिलती है। प्रतिरक्षी यानी इम्यूनिटी कहलाती है ये प्रतिरक्षी दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षी और उपार्जित प्रतिरक्षी। सहज प्रतिरक्षी के बारे में देखें। सहज प्रतिरक्षी यानी इनेट इम्यूनिटी एक प्रकार की अवस्थित रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद है और यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोग खड़ा करने से हासिल होती है। और सहज प्रतिरक्षी में 4 प्रकार के रोध होते हैं और ये हैं शारीरिक रोध यानी फिजिकल बैरियर, ये हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है और जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। श्वसन, जठरांग और जनन मूत्र पथ को आस्तरित करने वाले एपिथेलियम का संश्लेषमा आलेप यानी म्यूकस कोटिंग भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में सहायता करती है। दूसरा है कि कायकीय रोध यानी फिजियोलॉजिकल बैरी है, तो यह आमाशय में अम्ल, मुंह में लार और आंखों के आंसू, ये सभी रोगिणीय वृद्धि को रोकते हैं। और उसके बाद तीसरा है कि कोशिकीय रोध यानी सेल्यूलर बैरियर, ये हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप केंद्रक श्वेतारु उदासीन रंजी यानी PMNL न्यूट्रोफिल जैसे कुछ प्रकार के श्वेतारु और एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट्स तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट्स के प्रकार एवं ऊतकों के बृहद छबकाणु यानी मैक्रोफेजेज रोगाणुओं का भक्षण करते हैं और नष्ट करते हैं। उसके बाद चौथा है कि साइटोकाइन रोध है और ये विषाणु संक्रमण कोशिकाओं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्रावन करती है जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है। उसके बाद उपार्जित प्रतिरक्षी देखें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में देखें तो दूसरी ओर उपार्जित प्रतिरक्षी रोगजनक विशिष्ट है। इसका अभिलक्षण स्मृति है और इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है और जिससे निम्न तीव्रता के प्राथमिकता अनुक्रिया कहलाता है और बाद में उसी रोगजनक के समान होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक या पूर्ववृत्तीय यानी एनामिस्टिक अनुक्रिया करती है। और इनका कारण यह तथ्य है कि हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की स्मृति है और प्राथमिक और द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया हमारे शरीर के रक्त में मौजूद 2 विशेष प्रकार के लसिकारुओं द्वारा होती है और ये है बी लसिकारू और टी लसिकारू है। रोगजनकों की अनुक्रिया में बी लसिकारू हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं और ताकि वे रोगजनकों से लड़ सके। ये प्रोटीनें प्रतिरक्षी यानी एंटीबायोटिक कहलाती है और टी कोशिकाएं खुद तो प्रतिरक्षियों का स्रावन नहीं करती
लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में भी कोशिकाओं की सहायता करती है। और प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, दो छोटी जो लघु श्रृंखलाएं कहलाती है और 2 बड़ी जो दीर्घ श्रृंखलाएं कहलाती है। इसलिए प्रतिरक्षी को H2L2 के रूप में दर्शाया गया है। और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिसमें से LGA है, और उसके बाद IgA है, IgM है और IgE है, उसके बाद IgG है। और कुछ उदाहरण है इसके। और एक प्रतिरक्षी के कार्टून नीचे दिया गया है 8.4 में। और ये प्रतिरक्षी रक्त में पाई जाती है, इसलिए इन्हें सरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी रेस्पॉन्स कहा जाता है। अब यह 2 प्रकार की प्रतिरक्षी माध्यित उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं में से एक है। दूसरे प्रकार की अनुक्रिया कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया या कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा कहलाती है, यानी CMI सेल मेडिएट इम्यूनिटी कहलाती है। और टी लसिकारू CMI का माध्यम बनाते हैं। जब हृदय, नेत्रवृक्क, यकृत जैसे अंग संतोषजनक रूप से काम करना बंद कर देते हैं तो एकमात्र उपचार प्रतिरोपण होता है, और जिससे रोगी सामान्य जीवन जी सके। किसी उपयुक्त दाता की तब तलाश शुरू होती है। ऐसा क्यों है कि प्रतिरोपण के लिए हर किसी दाता के अंग नहीं लिए जा सके, और वह क्या है जिसकी जांच डॉक्टर करते हैं। किसी भी स्रोत, पशु, अन्य एनोपाइमेंट या किसी भी मानव का निरोप यानी ग्राफ्ट नहीं लगाया जा सकता। क्यों? और वे देर सवेरे नकार दिए जाते हैं और कोई भी निरोप या प्रतिरूप लेने से पहले ऊतक मिलान और रक्त मिलान अत्यावश्यक है। और उसके बाद भी रोगों को अपने शेष जीवन भर प्रतिरक्षा निरोधक लेने पड़ते हैं, यानी इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ते हैं। और शरीर स्वयं और पर में भेद करने में सक्षम है। और कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोप को स्वीकृति करने के लिए उत्तरदायी है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में देखें। जब परपोषी प्रतिजनों यानी एंटीजेन का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। और प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। और इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। और सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी हो जाती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणु का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचाना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पॉजिटिव इम्यूनिटी कहलाती है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में जन्मे शिशु के माँ का दूध क्यों बहुत ही आवश्यक माना जाता है? दुग्ध स्रावन यानी लैक्टेशन के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित पीले से तरल पीयूष यानी कोलोस्टम में प्रतिरक्षी यानी IgA की प्रचुरता होती है और जो शिशु की रक्षा करता है। असगर्भता के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी अपरा यानी प्लेसेंटा द्वारा माँ से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं और ये निष्क्रिय प्रतिरक्षी के कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण के बारे में देखें। प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है और टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रियता या दुर्बलीकृत रोगजनक यानी टीका की प्रतिजनी प्रोटीनों को निर्मित शरीर में प्रवेश कराई जाती है और इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षियों वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनक कारकों को निष्प्रभावी बना देती है। टीका स्मृति B और T कोशिका भी बनते हैं और जो परिवर्तित प्रभाव यानी
जो प्रतिवर्ती प्रभाव सब्सिक्वेट एक्सपोजर होने पर रोगजनक को जल्द से पहचान लेते हैं और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देते हैं। अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं को संक्रमित होता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता है, जैसे कि टिटनेस में, तो प्रभावकारी निष्पादन प्रतिरक्षियों या प्रतिआवीय यानी एंटीटॉक्सिन यानी एक ऐसी निर्मित जिसमें आवेश के लिए प्रतिरक्षियाँ होती है, तो प्रतिआवेश को टीके के रूप में सीधे ही दिए जाने की जरूरत होती है। और सांप के काटे जाने के मामले में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्प जीवित यानी वेनम के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होती है और इस प्रकार का प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहलाती है। उसके बाद पुनर्योजक डीएनए के बारे में देखें, यानी कॉम्बिनेट डीएनए के बारे में देखें तो ये प्रौद्योगिकी से जीवाणु पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी से जीवाणु या खमीर में रोगजनक की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पन्न होने लगता है और इस विधि से टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगता है और इसलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु उन टीकों की उपलब्धता खूब बढ़ती है। जैसे खमीर से बनने वाला यकृत शोथ बी टीका है। एलर्जी के बारे में देखें, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह गए हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण से छींकना और घरघराहट के साथ सांस लेना शुरू करते हैं और जब आप उस जगह से लौट आते हैं तो आपके ये लक्षण गायब हो जाते हैं। हम में से कुछ लोग पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं और उपयुक्त अभिक्रिया पराग चिचरी यानी माइट आदि के प्रति एलर्जी के कारण हो सकता है, जो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कराती है और ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है और ये अनुक्रिया होती है एलर्जन कहलाते हैं ये, और इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियाँ IgE प्रकार की होती है और एलर्जन के सामान्य उदाहरण हैं धूल में चिचरी, पराग, प्राणी, लघुशल्क यानी डेडक आदि। एलर्जी अनुक्रिया के लक्षण में छिकना, पनीली आंखें और पानी वाली आंखें और उसके बहती नाक और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जनों के बहुत ही थोड़े से मात्रा टीके द्वारा दी जाती है और प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है और प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड जैसी औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्द ही घट जाते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटती है और एलर्जनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। और उसके बाद भारतवर्ष के महानगरों के अधिकाधिक बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण एलर्जी और दमा से पीड़ित रहते हैं और इसका कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत रक्षित पर्यावरण में रखना हो सकता है। उसके बाद स्व प्रतिरक्षा के बारे में देखें, उच्चतर के शुरुआतियों में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीव जैसे रोगाणु के बीच भेद कर सकने की क्षमता पर आधारित है। भेद कर सकने की इस क्षमता का आधार क्या है? हाँ, यह हमें अभी भी पता नहीं चला कि फिर भी इसके बारे में दो उपसिद्धांतों को समझाना होगा। पहला है उच्चतर के शुरुआती विजातीय अणु और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं और प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है। दूसरी, कभी कभी अनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। इसके फलस्वरूप शरीर को भी क्षति पहुंचती है और यह स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है। हमारे समाज में बहुत से लोग आमवाती संधिशोथ यानी
रूमेटोइड आर्थराइटिस से प्रभावित है और जो एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। उसके बाद शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में देखें। मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाभ अंग यानी लिम्फोवायरड ऑर्गन, ऊतक कोशिकाओं और घुलनशील और जैसे कि प्रतिरक्षी शामिल है। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र इस मायने में बेजोड़ है कि यह विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है और इसके प्रति अनुक्रिया करता है और इन्हें याद रखना है। प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी प्रतिक्रिया, स्वतः प्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रतिरूपों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लसिकाभ अंग ये वे ही अंग हैं जिनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति या परिपक्व यानी मेचुरेशन और प्रचुरोद भवन यानी पोलिफरेशन होता है और अजीब मज्जा यानी बोन मेरो और थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाभ अंग है जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं से विभेदित होते हैं। परिपक्वन के बाद लसिकाणु पहिया यानी एस्पलिन, लसिका ग्रंथियों टॉर्सिलो और क्षुद्रांत के पेहर पेंचो और पेरिसेशिका जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं और द्वितीयक लसिकाभ अंग ऐसे स्थान हैं जहां लसिकाणु के प्रतिजन्य के साथ परस्परिक क्रिया होती है जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाते हैं। मानव शरीर में विभिन्न लसिकाभ अंगों की स्थिति चित्र 8.5 में यहाँ दर्शित की गई है और स्थित मज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है जहाँ लसिकाणुओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती है। थाइमस एक शर्पीला अंग है जो लोब्ड अंग है जो हृदय के पास उरोस्थित के नीचे स्थित है। जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा होता है लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में घटता जाता है और यौन अवस्था आने पर यह बहुत छोटा आकार का हो जाता है। अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लसिकाणुओं के प्रतिवर्धन के परिपक्व के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराते हैं। पलीहा सेम के आकार का बड़ा अंग है और इसके मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षकाणु होते हैं और ये रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को ओफांस कर रुधिर निस्यंदन यानी फिल्टर के रूप में काम करते हैं। पलीहा में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है और लसिका ग्रंथियां छोटी ठोस संरचनाएं होती है जो लसिका तंत्र पर भिन्न स्थलों पर स्थित है और जो सूक्ष्मदर्शी या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथि उन्हें फांस लेती है और लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणुओं के संक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। प्रमुख पंथों यानी श्वसन, पाचन और जनन मूत्र पंथ के अस्तरों यानी लाइनिंग के भीतर लसिकाभ ऊतक स्थित हैं जो संश्लेषण संवर्ध लसिकाभ ऊतक यानी म्यूकोशल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू कहलाते हैं और मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का लगभग 50% है। और एड्स के बारे में देखें तो एड्स सब उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण यानी एड्स एक्वाटर्स इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के लिए उपयुक्त है और इसका अर्थ है कि प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होते हैं और जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। एड्स का सबसे पहले 1881 में पता चला जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया और इस रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। और एड्स एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के कारण होता है और HIV विषाणुओं के उच्च समूह में आता है और जिसे पश्च विषाणु यानी रेट्रोवायरस कहते हैं जिसमें RNA जीनोम की ढलने वाला आवरण होता है और आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्नलिखित से होता है। पहला संक्रमित व्यक्ति
व्यक्ति के यौन संपर्क से। दूसरा है संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादनों के आधार से। और तीसरा है संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, जैसा कि अंतःशिरा यानी इंट्रावेशन द्वारा ड्रग्स का प्रयोग करने वाले मामलों में। और चौथा है कि संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में। और इसलिए जिन लोगों में यह संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा खतरा है वे हैं ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं और मादक द्रव्य व्यसनी जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेता है, और ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त आधान की जरूरत होती है, और संक्रमित मां से जन्मे बच्चे। क्या आपको मालूम है कि लोगों को बार बार रक्त आधान की आवश्यकता कब होती है? यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि HIV एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने वाले रोग आने से नहीं फैलती है, यह केवल शरीर में स्रावित द्रवों से फैलता है। और इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यता के लिए यह आवश्यक है कि HIV या एड्स प्रभावित व्यक्ति को परिवार से या समाज से अलग थलग न किया जाए। और पता लगाइए कि ऐसी परिस्थितियों की सूची बनाइए और संक्रमण आने वाले एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है। और यह अवधि कुछ महीनों से केवल कई वर्षों तक, कम से कम प्रायः 5 से 10 वर्ष की हो सकती है। और व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु बृहद भक्षाणु यानी मैक्रोफेग में प्रवेश करता है, और जहां उसका RNA जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्टेज और प्रकीर्णन की सहायता से प्रतिकृतियन यानी रेप्लिकेशन द्वारा विषाणुवीय DNA बनाता है। और यह विषाणुवीय DNA परपोषी की कोशिका के DNA में समाविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं के विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है, और बृहद भक्षाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं, और इस तरह एक HIV फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। और इसके साथ ही HIV सहायक टी लसिकाणु यानी TH और टी लसिकाणु के एक प्रकार या उपसमुच्चय है, जिसके बारे में आप ऊपर रक्षा तंत्र में पढ़ चुके हैं, उसमें घुस जाता है और प्रतिकृति बनाता है और संतति विषाणु पैदा करता है। और रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे सहायक टी लसिकाणु पर हमला करता है, और यह क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लसिकाणुओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है। और इस अवधि के दौरान बार बार बुखार और दस्त आते हैं तथा वजन घटता है। सहायक टी लसिकाणुओं की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणु, विशेष रूप से माइक्रोबैक्टीरियम विषाणु को यहाँ तक कि ट्रैक्सोप्लेज्मा जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। रोगों में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण एंजाइम्स संलग्न प्रतिरक्षा रोधी अमापन एलिसा है, यानी एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोराजवेट्स एसेस है। और प्रतिपाश विषाणुवीय यानी एंटी रिट्रोवायरस औषधियों से एड्स का उपचार आंशिक रूप से ही प्रभावी है, और ये औषधियाँ रोगी की असंभावी मृत्यु को आगे सरका सकती है और रोक नहीं सकती। और एड्स की रोकथाम के बारे में देखें, एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। इसके अलावा HIV संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है, और न कि निमोनिया या टाइफाइड की तरह अनजाने में। यह ठीक है कि रक्त आधान रोगियों में नवजातों में आदि से यह संक्रमण सही निगरानी न होने के कारण हो सकती है, और एकमात्र बहाना अभिज्ञता हो सकती है। और लेकिन कहावत बिल्कुल सही है कि अज्ञानता के कारण मत मरो। हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और अन्य
गैर सरकारी संगठन यानी NGO लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और HIV संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। रक्त बैंकों के रक्त को HIV से मुक्त करना, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल प्रयोज्य यानी डिस्पोजेबल सुइयां और सिरिंज की ही काम में लाई जाए, इसकी व्यवस्था करना, कंडोम का मुक्त वितरण, ड्रग के कुप्रयोग को नियंत्रण करना, सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना और सुग्राही समष्टि यानी ससेप्टेबल पॉपुलेशन में HIV के लिए नियमित जांच की बढ़ावा देना और इन कार्यक्रमों में से कुछ एक है। HIV से संक्रमण या एड्स से ग्रस्त होना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए, और क्योंकि छुपाने से यह संक्रमण और भी ज़्यादा लोगों में फैल सकता है। और समाज में HIV या एड्स संक्रमण लोगों को सहायता और सहानुभूति की जरूरत होती है एवं उन्हें है दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। और जब तक समाज इसे एक ऐसी समस्या के रूप में नहीं देखता जिसका समाधान सामूहिक तौर पर किया जाना चाहिए, तब तक रोग के व्यापक रूप से फैलने की गुंजाइश कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। और यह एक ऐसी व्याधि है जिसके फैलाव को समाज और चिकित्सक वर्ग के सम्मिलित प्रयास से ही रोका जा सकता है। कैंसर के बारे में देखें। मानव के भयंकर रोग में से एक कैंसर है और विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण है। भारतवर्ष में प्रति वर्ष 10 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और इससे बड़ी संख्या में मर जाते हैं। कैंसर होने की क्रिया विधि अथवा कोशिकाओं का कैंसरजन्य रूपांतरण, इसका उपचार और नियंत्रण जैविकी और आयुर्विज्ञान में गहन अनुसंधान का विषय है। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित है। कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रिया विधि टूट जाती है और सामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती है जिससे संस्पर्श अनुसंधान यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहलाते हैं। और इस गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं से इनका संस्पर्श उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है और ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में यह गुण खत्म हो गया है और इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिका विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं को भंडार अनुखारा कर देती है और जिससे अर्बुद यानी ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, सुदम यानी बिनाइन और दुर्दम यानी मैलिग्नेट। और सुदम अर्बुद सामान्यतः अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, शरीर के दूसरे भाग में नहीं फैलते तथा इसमें मामूली क्षति होती है। और दूसरी ओर दुर्दम जो अबूद है यानी मैलिग्नेट ट्यूमर जो है ये प्रचुरोद्भवी कोशिकाओं को पुंज है और जो नवद्रव्य यानी न्यूप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती है और ये बहुत तेजी से बढ़ती है और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती है। अर्बुद कोशिकाएं अनुसक्रियता से विभाजित और वर्धित होती है जिससे वे अत्यावश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती है और उन्हें भूखा मारती है। ऐसे अवरोधों यानी ट्यूमरों से ऊपरी कोशिकाएं रक्त द्वारा दूरदराज स्थलों पर पहुंच जाती हैं और जहां भी ये जाती हैं नए अर्बुद यानी ट्यूमर बनाना प्रारंभ कर देती है। उसके बाद मेटास्टेसिस कहलाने वाला एक गुण दुर्दम अर्बुदों का सबसे डरावना गुण है। कैंसर के कारण देखें पर सामान्य कोशिकाओं का कैंसर नवद्रव्यीय कोशिकाओं के रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं। ये कारक कैंसर जन्य कहलाते हैं और एक्स किरण के गामा किरणों जैसे आयनकारी विकिरणों और परावैंगनिक जैसे आयनकारी विकिरण DNA की क्षति पहुंचाती है जिससे नवद्रव्यीय रूपांतरण होता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसर जन्य फेफड़े के कैंसर के मुख्य कारण है और कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अर्बुदीय जीवाणु यानी आर्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं और इनमें जो जीन होते हैं उन्हें विषाणुवीय अर्बुद जीन यानी वायरस आर्कोजीन कहलाते हैं। इनके अलावा सामान्य कोशिकाओं में कई जीनों का पता चलता है जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों से
परिस्थितियों में संक्रियता किए जाने पर वे कोशिकाओं का कैंसर जनित रूपांतरण कर देते हैं और ये जीन कोशिकीय अर्बुद जीन यानी सेल्यूलर ओकोजेन सी आंक या उसके बाद या आदि अर्बुद जीन यानी प्रोटो आकोजीन कहलाते हैं। और कैंसर अभिज्ञान और निदान कैंसर अभिदान और निदान के बारे में देखें तो कैंसरों का शुरू में ही पता लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा होने पर कई मामलों में इस रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की जीवोत्त परीक्षा यानी बायोप्सी और ऊतक विकृति यानी हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययनों तथा बढ़ती कोशिका गणना के लिए रुधिर तथा अस्थि-मज्जा परीक्षण पर आधारित है, जैसा कि अधिश्वेत रक्तता यानी ल्यूकीमिया के मामले में होता है। और जीवोत्त परीक्षा में जिस ऊतक पर शक होता है उसका एक टुकड़ा लेकर पतले अनुच्छेदों में काटकर अभिरंजित करके रोग विज्ञानी द्वारा जांचा जाता है। और अतिरिक्त अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए विकिरण चित्रण यानी रेडियोग्राफी, एक्स किरणों का प्रयोग और अभिकलित टोमोग्राफी यानी सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी और चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग यानी MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आदि जैसे तकनीकों बहुत उपयोगी हैं। और अभिकलित टोमोग्राफी एक्स किरणों का उपयोग करके जैसे किसी अंगों के भीतरी भागों की त्रिविर्ण प्रतिबिंब बनाती है और जीवित ऊतक में वैकृत यानी पैथोलॉजिकल और कायिकीय यानी फिजियोलॉजिकल और परिवर्तनों का एकदम सही पता लगाने के लिए MRI में तेज चुंबकीय क्षेत्र की आयनकारी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। और कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रयोजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का भी उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसरों के प्रति वंशागत सुग्रहिता वाले व्यक्तियों में जीनों का पता लगाने के लिए आणविक यानी मॉलिक्यूलर जैविकों की तकनीकों का काम में लाया जा सकता है। और ऐसे जीनों को पहचान जो किसी व्यक्ति को विशेष कैंसरों के प्रति प्रवृत्ति यानी प्रीडिस्पोज करते हैं और कैंसर के रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुछ ऐसे विशेष कैंसर जनों से जिनके प्रति वे सुग्राही हैं और जैसे फुफ्फुस कैंसर में तंबाकू का धुआं से बचने की सलाह देनी चाहिए। और कैंसर को उपचार देखें। आमतौर पर कैंसर को उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। विकिरण चिकित्सा में अर्बुद कोशिकाओं को घातक रूप से कार्यकृत यानी इरिटेट किया जाता है और लेकिन अर्बुद के टेढ़ के पास वाले प्रसामान्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। और कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक रसोचिकित्सीय यानी कीमोथेराप्यूटिक औषध काम में लाए जाते हैं और इनमें से कुछ औषध विशेष अर्बुदों के लिए विशिष्ट हैं। अधिकांश औषधों के अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना और रक्तता आदि। अधिकांश कैंसर या उपचार शल्यकर्म, विकिरण चिकित्सा और रसियो चिकित्सा के संयोजन से किया जाता है। और अर्बुद कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचती हैं और इसलिए ऐसे पदार्थ किए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं, जैसे कि वाई इंटरफेरॉन जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रियत करता है और अर्बुद को नष्ट करने में सहायता करता है। ड्रग और अल्कोहल कुप्रभाव के बारे में देखें। ड्रग और अल्कोहल कुप्रभाव के बारे में देखें तो सर्वेक्षणों और आंकड़ों से पता चलता है कि ड्रग और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ जाता है और यह सचमुच चिंता का विषय है, क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। और सचमुच शिक्षा और मार्गदर्शन से नवयुवक इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। आमतौर पर जिन ड्रगों और कुप्रयोग किया जाता है वे हैं ओपियोइड और कैनेबिनोइड्स और कोका एल्कलाइड और इनमें से अधिकांश पुष्पी पादपों में प्राप्त किए जाते हैं और कुछ ऐसे ही हैं जो कॉकों से निकाले जाते हैं। और उसके अलावा ओपिआइड्स जो हैं तो ओपिआइड्स ऐसे ड्रग है जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जठरांत्र पथ में मौजूदा विशिष्ट ओपिओइड्स संग्रहित
संग्रहित से बंध जाते हैं और आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हीरोइन रासायनिक रूप से डाईएसिटिल मॉर्फिन है, जो एक सफ़ेद गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक होगा और यह मॉर्फिन के एसिटिलीकरण के प्राप्त किया जाता है, और जो कि पोस्त के पौधे पेपेयर सोमेनिफेरम के लेटेक्स के निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर हेरोइन नामक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है। यह एक अवसाद यानी डिप्रेसेंट है और शरीर के प्रकारों को धीमा करती है। और उसके बाद जो कैनाबिनाइड्स हैं, तो कैनाबिनाइड्स रसायनों का समूह है और जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनाइड्स ग्रहित से पारस्परिक क्रिया करते हैं। और प्राकृतिक कैनाबिनाइड कैनबिस सैटिवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं और भाग के फूलों के शीर्ष पत्तियों तथा रोल के विभिन्न यानी रेशम के विभिन्न संयोजन मेजुरुजोना और हसीस चर्च और गांजा बनाने के लिए काम में आते हैं। आमतौर पर अंतःश्वसन के और मुंह द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य यानी ड्रग्स शरीर के हृदयवाहिका तंत्र को प्रभावित करता है। और कोका एल्कोलाइड या कोकीन कोका पादप एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किए जाते हैं, जो मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। और यह तंत्रिका प्रेरक डोपामिन के परिवहन में बाधा डालती है। और कोकेन, जिससे आमतौर से कोक या क्रेक कहा जाता है, प्रायः जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है और इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपक असर पड़ता है और जिससे सुखाभास यानी यूफोरिया और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। कोकेन की अत्यधिक मात्रा में विभ्रम हो सकता है और अन्य प्रसिद्ध पादप जिनमें विभ्रम पैदा करने का गुण है एट्रोफा वेलेडोना और धतूरा है। और आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनोबिनाइडों का दुरुपयोग करते हैं। उसके बाद बर्बिटोरेट, एम्फेटेमिन और बेंजोडाइजेपिन और लाइसर्जिक अम्ल, डाइएथेज एमाइड्स यानी LSD जैसे ड्रग और इन जैसे अन्य ड्रग्स जो अवसाद यानी डिप्रेशन और अनिद्रता जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतया औषधियों के रूप में काम में लिए जाते हैं। इनका भी दुरुपयोग होता है। मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक और पीड़ाहर है और इन रोगियों के शल्य क्रिया यानी सर्जरी हुई है और उनके लिए बहुत उपयोगी है। विभ्रमी गुण वाले अनेक पादपे फलों बीजों का विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से उपयोग हो रहा है। जब ये औषधि चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती है या इतनी मात्रा में इतनी बार ली जाती है कि व्यक्ति के शारीरिक कार्य के अथवा मनोवैज्ञानिक प्रकारों को घबरा देती है, तो यह ड्रगों का कुप्रयोग बन जाता है। धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। और तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है। और तंबाकू यानी धूम्रपान पिया जाता है और चबाया जाता है और सूंघा आ जाता है। और तंबाकू के बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके एक अल्कोलाइड निकोटीन शामिल है। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि को उद्दीपित करती है, जिससे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनल रक्त परिसंचरण में मोचित होती है, अर्थात छोड़ी जाती है। और ये दोनों रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर बढ़ाती है। धूम्रपान फुसफुस, मूत्राशय और गले में कैंसर, श्वसनीय शोथ और वातस्फीति और हृदय रोग, जठन व्रण से संबंध है। और तंबाकू चबाना मुख्य
तंबाकू चबाना मुख कोटर के कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। और धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हिम आबद्ध ऑक्सीजन की आर्द्रता घट जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब व्यक्ति सिगरेट के पैकेट खरीदता है तो यह नहीं हो सकता कि उसकी निगाह पैकेज पर छपी हुई उस वैधानिक यानी कानूनी चेतावनी पर न पड़े नजर, और जो कि धूम्रपान से आगाह करती है और बताती है कि यह किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और आजकल फिर भी युवाओं और वृद्धों दोनों में धूम्रपान खूब चलन में है। और धूम्रपान और तंबाकू चबाने के खतरे और उनकी लत पर जाने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए युवा और वृद्ध जनों को इसकी आदत से बचाना चाहिए और किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श तथा चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। इसको अगला पार्ट में देखेंगे।